तो भाई सभी स्टूडेंट्स को नमस्ते। 9th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से लर्न एंड शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर आज की इस एक और क्लास में दिल से स्वागत। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कवर करने वाले हैं गति का द्वितीय नियम, जो कि हमारे लेक्चर 3 में हम कवर करने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आपने जो पढ़ा है वो बहुत बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। तो आ जाओ, एक बार मैं आपको बताता हूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो पिछले लेक्चर में हमने गति के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बारे में हमने उदाहरण किए थे, कुछ एक मतलब पढ़े थे, वो किए तो क्या थे, पढ़े थे उदाहरण। और फिर प्रयोग, वो प्रयोग के लिए एक छोटा सा आपको अलग से वीडियो ही मिल गया होगा इस लेक्चर के पहले, जिसमें अपन ने भाई गति का प्रथम नियम देखो असली जीवन में कैसे काम आ रहा है उसको थोड़ा सा समझा था। और फिर अपन ने कुछ एक उसमें पिछले जो लेक्चर था लेक्चर 2, उसमें कुछ एक प्रश्न अपन ने कवर किए थे जो कि किताब के ही प्रश्न थे। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम पढ़ने वाले। तैयार हो सारे? ढिशक्याऊं, मजा आएगा। चलो बहुत ज्यादा, ये ढिशक्याऊं भी है आज के अपने लेक्चर में, तो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आज के इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, गति का द्वितीय नियम। अब गति का दूसरा नियम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, गति का पहला नियम आसान है, गति का दूसरा नियम नानी याद दिलाने वाला है। नानी नाना पूरा परिवार सब याद आ जाएगा इसको पढ़ते पढ़ते कि भैया क्यों पढ़ रहे हैं इसको। और तीसरा नियम जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा, चलते फिरते ही हो जाएगा। लेकिन दूसरे नियम में आपको पूरी जान डालनी पड़ेगी, पूरा दिमाग यहां पर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूं ना, ये थोड़े लेवल की चीज है, साइंटिस्ट लोगों के लेवल की चीज है। 11th-12th का जो फिजिक्स पढ़ोगे ना उसके लेवल की चीज है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आप पूरा ध्यान अपना यहां ले आओ और इसको ऐसा समझ के निकलेंगे ना हम, गारंटी राहुल भैया की, कि आप किसी और को बैठा के समझा सकते हो। क्या जा भाई बैठ, मैं समझाता हूं तेरे को गति का दूसरा नियम क्या होता है, गारंटी राहुल भैया की। तो देखो पढ़ते हैं। मैंने ना ये लाइन लिख ली पहले से ही, ये आपकी किताब में ये लाइन पहले से ही दे रखी है गति के दूसरे नियम की, मैं पहले से ही लिख लिया हूं, इसको अपन समझेंगे बहुत गहराई से। तो क्या लिखा है देखो, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। कुछ समझ में आया? नहीं भैया कुछ समझ नहीं आया। टीचर तो बोलेंगे रट लो भाई साहब इसको, लेकिन भाई अपन रटने वाले नहीं हैं, बिल्कुल ना रटेंगे, इसको समझेंगे पूरा अपन। तो हमें इस नियम को समझने के लिए इसके टुकड़े करने पड़ेंगे पहले, तो उन टुकड़ों को समझना पड़ेगा पहले, और फिर वो सारी समझ को जोड़ेंगे जब, तो ये हमें नियम समझ में आ जाएगा। तो एक एक शब्द को हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो गति का दूसरा नियम है ना, वो और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, वो है F = ma। ये जो सामने आपके पूरा नियम लिखा हुआ है ना, ये हमें इस सूत्र तक पहुंचाने वाला है। तो पहले तो ये दिमाग में डाल दो कि याद तो हमें ये सूत्र रखना है, इसको याद रखना है, और इस भाषा से हम लोग इस सूत्र पे जाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारे पास में, देखो पॉइंट, किसी वस्तु के संवेग में। तो भाई सबसे पहली जो चीज है ना वो है संवेग क्या होता है। तो हम संवेग से शुरू करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि संवेग क्या है, एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है संवेग। संवेग का सूत्र क्या होता है हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो संवेग का सूत्र होता है P, छोटा p, छुटक्या P। P बराबर सूत्र होता है हमारे पास में m × v, मतलब m तो क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है हमारे पास में, वेग है। तो ये हमारे पास में इसका सूत्र है संवेग का। समझ में आई सबको वाली बात? लेकिन अब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि यार ये जो सूत्र है या ये जो भौतिक राशि है, इसकी जरूरत क्या है, हमको क्या जरूरत है बाबू इसकी। तो देखो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। हम है ना एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं संवेग की जरूरत। क्यों पढ़े हम? संवेग की जरूरत या बोले तो आवश्यकता। क्या आवश्यकता है संवेग की? तो संवेग की आवश्यकता ऐसे है, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्या हो कि एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और है ना वो दौड़ करके आपके पास में आया और आपसे टकरा गया धड़ी। क्या होगा?
कुछ नहीं, आप तो खड़े रह जाओगे, वो यूं हो जाएगा कि हाँ बस ठीक है, आपको कुछ नहीं होने वाला। या चलो मैं ऐसे बताता हूं कि एक मान लो छोटा सा बाबू है, छोटा सा बाबू, जैसे मेरे घर पे जो मेरा भतीजा है वो है, छोटा सा है, वो तो अभी 1 साल का भी नहीं है। तो उसके लिए ना आजकल 1-2 साल के बच्चों के लिए छोटी कार आती है, छोटी कार रिमोट वाली होती है, चलाते तो मम्मी पापा है, बच्चे को लगता है कि मैं चला रहा हूं, सबको पता होगा ऐसी कार आती है। तो मान लो कि है ना, पहले एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया कि एक ऐसी छोटी सी कार है एकदम फैंसी दिखने वाली, ये बड़ी वाहियात कार बनाई है वैसे तो मैंने, लेकिन आप ऐसे मान लो कि ऐसी एक हमारे पास में कार है जिसमें छोटा सा बच्चा बैठा है, और ये छोटा जो हमारा बाबू है ना वो इसमें बैठा है यहाँ पे, और ये इसके पहिए हैं हमारे पास में। छोटी सी कार है, छोटी सी कार, छोटी सी कार, और हम इतने बड़े हैं इसके सामने, और ये बाबू आया उस कार में और हमसे ऐसे आके धुशुम टकरा गया। और कितनी स्पीड से टकराया ये आकर के, तो ये टकराया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 10 की स्पीड से। अपन जैसे गाड़ी पे चलते हैं ना तो कहते हैं 10 की स्पीड से चल रहे हैं ने ने ऐसे, तो 10 की स्पीड क्या है, ये है 10 की स्पीड मान लो, मतलब ये है 10 की स्पीड। क्या ही हो जाएगा अपने को, ऐसे हम डांट देंगे, ऐसे मत चला, यूं कर लेंगे बस। ठीक है सर, समझ में आई। एक उदाहरण अब आप सामने ये लो कि ना, मान लो एक बड़ा ट्रक बड़ा जो माल लेके जाता है ना ट्रक, वो वाला ट्रक है बड़ा, वो जिसमें पहिए भी बहुत सारे होते हैं। मान लो कि ये जो ट्रक है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ये ड्राइवर की खिड़की है, यहाँ पे बड़ा ट्रक हो गया ना, कितना बड़ा ट्रक हो गया, समझ गए सबने। तो ये हमसे आके अगर टकरा जाए, मान लो हम इतने से हैं इसके सामने, वही इंसान जो यहां है, वही इंसान यहां पर है, इससे आकर के अगर ये ट्रक टकरा जाए कितनी स्पीड से, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो क्या होगा? बोलने की जरूरत हमको ना है, मतलब धीरे से चलता हुआ ट्रक भी अगर आके टकरा जाए हमसे, खेल खत्म, फिनिश खत्म, काम तमाम हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे को एक चीज यहां पर समझ में आ रही है कि जो नुकसान है ना, ये मेरी भाषा में मैंने बनाया है इसको, है ना, नुकसान जो है, यहां यूं समझो बल जो लग रहा है, बल से होने वाला जो प्रभाव है, या बल लगने के कारण होने वाला जो नुकसान है, आप नुकसान समझो या इसको प्रभाव समझो, असर समझो, असर। तो प्रभाव कब ज्यादा है? जब द्रव्यमान ज्यादा है। ये ट्रक जो है इसका द्रव्यमान बहुत बहुत ज्यादा है। क्या चीज? द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान इस ट्रक का बहुत ज्यादा है, बहुत भारी है। वहीं पर अगर इस कार के द्रव्यमान की बात करेंगे तो ट्रक के सामने इसका द्रव्यमान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर इसका द्रव्यमान मान लो ऐसे हो सकता है 1000 किलो हो सकता है, 1000 किलो तो कम हो गया ना, 10,000 किलोग्राम हो सकता है इसका, 10,000 किलोग्राम। हाँ, 1000 किलोग्राम तो कार होती है, ये तो भरा हुआ और है, 10,000 किलोग्राम हो सकता है। वहीं पर ये कार तो 10 किलो की भी नहीं है। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो नुकसान ज्यादा होता है। पहली बात समझ में आई क्या सबको? पहली बात कि अगर ये दोनों चीजें जो हैं, प्रभाव या जो नुकसान है, ये द्रव्यमान के समानुपाती हैं। मतलब द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो जो नुकसान हो सकता है वो बढ़ जाएगा। मतलब ज्यादा द्रव्यमान की कोई चीज अगर बल लगाएगी ना तो उसका द्रव्यमान ज्यादा हो जाए। जैसे वही बात है ना कि एक छोटा बच्चा आके आपको ऐसे करे, कुछ नहीं होगा। ओ एक बड़ा आपको हट्टा हट्टा 100 किलो का आदमी आकर का आपको टुनुक टल्ला मार दे मेरे जैसे पतले इंसान को, तो मैं तो गिर जाऊंगा वहीं पर ही। तो इसका मतलब कि बल का मान ज्यादा कब होता है, प्रभाव का या नुकसान का मान ज्यादा कब होता है? जब चीज का द्रव्यमान ज्यादा हो जो बल लगाने वाली है। ये सब मैं जोड़ दूंगा, चिंता मत करो। आप तो मेरी बात समझ में आ रही है तो हाँ मिलाएंगे, हाँ भैया सही बात है। अच्छा, अभी एक और एग्जांपल लेंगे अपन। एक एग्जांपल लेंगे, मान लो कि एक छोटा सा बच्चा है हमारा,
ये बिटिया है मान लो, बहुत छोटी नहीं है, ये शरारती बिटिया है एकदम। ये है मान लो 12 साल की बिटिया है। अब 12 साल का बच्चा बिल्कुल बेवकूफ नहीं होता है ना। इसने क्या किया, हाथ में ना वो बना ली एक पेपर की ऐसे बॉल बना ली, पेपर की बॉल छोटी, ऐसे पेपर बहुत ठूस ठूस के भर लिए उसमें, या कपड़े बांध लिए छोटे छोटे। ऐसे हम क्या बचपन में मारम दौड़ी खेलते थे, मारम दौड़ी, उससे कुछ नहीं करना होता उसमें, है ना। मारम दौड़ी में एक कपड़े का, स्कूल में तो हम खेलते थे ना, स्कूल में डस्टर से खेलते थे। कपड़े वाला डस्टर होता है, लकड़ी वाला नहीं, जिसमें कपड़े भरे होते हैं अंदर। तो वो कपड़े वाला डस्टर ले लेते थे और वो मारना है, जिस जो दिख जाए उसको खींच के मारना है। तो बस वो जिसके हाथ में आएगा वो दूसरे को मारेगा, वो तीसरे को मारेगा, वो चौथे को मारेगा। इसको मारम दौड़ी बोलते हैं। तो मान लो कि ये छोटी सी बिटिया ने भी क्या किया, एक छोटा सा ऐसे ऐसा बना लिया, मान लो कपड़े का बना लिया है किस चीज का, ऐसे टाइट टाइट कपड़े बांध के, और उससे किसी को ना ऐसे जा रहे थे, मान लो ठक कैसे मारी, उनके यहाँ लगी डिशुम, ऐसे ऐसे। कौन है ये, कौन है ये, बताना किसने मारी मेरे को, ऐसे हो जाएगा ना। इससे ज्यादा कुछ होगा क्या, नहीं होगा ना नुकसान। मतलब मान लो कि कोई जा रहा है इंसान, ऐसे बड़ा आदमी कोई जा रहा है ना, बड़े अंकल कोई जा रहे हैं, और ये ऐसे मारी तो यहां लगी फटाक, और ये गुस्से में आ गया, हवा तेरी की तो कौन है बे, हाँ, मुंह उतर गया इनका, शो शैड। बाल भी ज्यादा नहीं बचे इन अंकल के, ऐसे मान लो ऐसे ही बाल है। और मान लो वहीं पर एक चौथा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि मान लो एक कोई इंसान क्या करे, एक छोटी सी बंदूक है, उस बंदूक में से गोली चलाए, छोटी सी गोली। जैसे मान लो ये जो इस बच्ची ने इसको फेंक के मारा ना, ये जो चीज फेंक करके मारी, इसका द्रव्यमान आप मान लो कितना है, 10 ग्राम, या चलो 10 ग्राम मान लो, चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं, 10 ग्राम या 20 ग्राम मान लेते हैं अपन, 20 ग्राम्स मान लेते हैं। इधर ये बंदूक की जो गोली है ना, इसका भी द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम है। और सामने मान लो वैसा ही कोई इंसान है, और इसके भी जाकर के क्या हुआ, सर पर ही ये गोली लगी, ऐसे यहां पे, क्या होगा, जय श्री राम। समझ गए ना क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत फिल्में देखते हो वैसे भी आप लोग। तो इस सब का मेरे इस कंसेप्ट से क्या मतलब है, किसी भी किताब में ऐसे नहीं पढ़ाया हुआ है। इसका हमारे कंसेप्ट से मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो नुकसान या जो प्रभाव है, भाई जो बल लग रहा है ना, भाई इस बच्ची ने ये फेंका इसको, तो इस बल का प्रभाव है या नुकसान हो रहा है कुछ। जो नुकसान या फिर जो प्रभाव है, यहां पर भी ये जब गोली चली सर पे जाके लगी किसी इंसान के, तो उसका भी जो नुकसान या जो प्रभाव है वो आप नोटिस कर रहे हो, वो वेग के समानुपाती है। वी मतलब वेग। तो अगर वेग किसी चीज का ज्यादा है तो उसके कारण होने वाला नुकसान ज्यादा है, उसके कारण लगने वाला बल भी ज्यादा है। मतलब दोनों आप देखो, जो चीजें जाके लग रही हैं, टकरा रही हैं, दोनों का द्रव्यमान बराबर है 20 ग्राम, दोनों का द्रव्यमान एकदम एकदम बराबर है। लेकिन क्या फर्क है, वेग का फर्क है। मतलब यहां ऐसा हो सकता है कि ये जो बच्ची ने इसको फेंक करके मारा इनको, ये जा रहा हो मान लो चलो है ना 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है। हालांकि ये बहुत ज्यादा स्पीड है, 2 मीटर प्रति सेकंड कोई मतलब मजाक वाली स्पीड नहीं है, ये भी काफी ज्यादा ही है। लेकिन आप मान लो कि वहीं पर ये जो बंदूक की गोली है ना, इसका जो वेग है हमारे पास में, वो वेग हो सकता है मान लो यहां पर 50 मीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज वो गोली चली है ना कि 1 सेकंड में 50 मीटर चली जाती है, बूम, क्या। मतलब अगर कोई चीज बहुत तेजी से जाती है ना, बहुत तेजी से जाती है, तो क्या होगा, वो चीर के निकल सकती है किसी को, भले छोटी सी चीज हो, लेकिन वो दीवार को चीर सकती है। तो बोले भैया ठीक है, आपके उदाहरण हमें समझ में आ गए, कंक्लूजन क्या है, क्यों बताया आपने हमको, हम तो संवेग पढ़ रहे थे। तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार एक बात बताओ, नुकसान या जो प्रभाव है या जो असर हो रहा है, वो अभी हमने पीछे तो क्या पढ़ा कि पीछे हमने पढ़ा कि वो द्रव्यमान के समानुपाती है, कि अगर द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो नुकसान ज्यादा होगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यार वेग भी अगर बढ़ जाता है तो भी नुकसान ज्यादा होता है। तो अगर मैं दोनों चीजों को जोड़ दूं, मतलब इस वाली बात को और अपनी जो मैंने पीछे लिखी बात
कि नुकसान या प्रभाव द्रव्यमान के समानुपाती है। अगर मैं इन दोनों बातों को जोड़ दूं, एक साथ लिख दूं, तो मेरे को यह समझ में आता है कि जो नुकसान जो है ना वो द्रव्यमान और वेग दोनों के ही समानुपाती है, दोनों के ही बढ़ने से बढ़ जाता है। सबको बात समझ में आई ये वाली बात? तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास में हमने एक नई भौतिक राशि डिराइव की है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? संवेग कह रहे हैं। और संवेग का सूत्र इसीलिए हमारे पास में क्या है? संवेग का सूत्र है हमारे पास में mv, और इसी को ही हम लोग क्या लिखते हैं? p से लिखते हैं, p बराबर mv। और तमीज से अगर आप इसको लिखोगे तो ये एक सदिश राशि है, तो p के ऊपर एक तीर आता है और v के ऊपर भी एक तीर आता है। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं होती है, हमेशा दिमाग में रखना। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं होती है, वेग सदिश राशि होती है, और संवेग भी सदिश राशि है। संवेग इसलिए सदिश है क्योंकि ये वेग से बनी है, तो क्योंकि वेग सदिश है तो ये खुद भी सदिश है, ऐसा। तो ये बात फिट हुई आपके दिमाग में? अच्छा, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा कि भैया फिर ये वाला निशान आपने यहां से समानुपाती का हटा करके बराबर कर दिया, तो जब भी ऐसा होता है तो एक स्थिरांक आता है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक k स्थिरांक आया हमारे पास में, और यहां पर खुशकिस्मती से k का मान 1 आ गया, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमें उसको लिखने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती। समझ में आ गई सबको वाली बात? तो मैंने अभी तक तो आपको केवल ये समझाया कि संवेग देखो एक भौतिक राशि है, और संवेग को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही उसका संवेग कहते हैं। तो बोले संवेग की जरूरत क्या है पढ़ने की? संवेग पढ़ने की जरूरत क्या है? तो हम यही समझना चाह रहे हैं फिजिक्स में कि जो नुकसान है या जो प्रभाव है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो किस किस बात पर आधारित है। कि नुकसान ज्यादा कब होगा? तो बोले अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो भी नुकसान ज्यादा होगा, या फिर अगर वेग ज्यादा है किसी वस्तु का तो भी नुकसान ज्यादा होगा, या फिर अगर द्रव्यमान और वेग दोनों ही बहुत ज्यादा है तो भाई काम ही खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करो, एक इंसान है बाइक चला रहा है, तो अगर वो बाइक चलाते चलाते 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर मान लो किसी छोटी सी कार से टकरा जाता है, तो क्या होगा? वो गिरेगा, हाथ पैर में चोट लगेगी, इतना ही होगा। लेकिन मान लो कि अगर वही बाइक चलाने वाला व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी कार से टकराता है, तो क्या होगा उस केस में? बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है उस इंसान का। लेकिन अगर मान लो वही व्यक्ति बहुत भारी भरकम बाइक हो उसकी, ऐसे 200 किलो की, 250 किलो की, और वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाकर के बड़ी कार से टकरा जाए, उसका द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा हो और इसका वेग भी बहुत ज्यादा हो, अगर कुछ मिलेगा ही नहीं, खत्म, बाय बाय, खलास, फिनिश। तो संवेग के बारे में हम समझ गए कि भैया संवेग ऐसी भौतिक राशि हमारे पास में है। तो अब देखो हमें क्या कहा जा रहा है, तो हम किसी वस्तु के संवेग, यहां तक समझ गए दूसरा नियम। अब हम समझेंगे कि यार में परिवर्तन की दर क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या है। तो इसको कैसे समझेंगे हम सबने? ये सारा आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करना है, सारा मतलब सारा। तो अब अगला समझेंगे हम लोग। तो हम कह रहे हैं कि भैया एक मानेंगे, हम उदाहरण मान रहे ना, माना कि एक वस्तु है हमारे पास में, मान लीजिए ये कोई वस्तु है हमारे पास में, ये वस्तु है, कोई वस्तु है, और इसका द्रव्यमान जो है हमारे पास में है वो है m। कितना है? m। तो ये जो वस्तु है ये u वेग से चल रही है, इसका वेग कितना है? u। द्रव्यमान कितना है? m। इसमें कोई डाउट नहीं है। किस दिशा में चल रही है? तो ये इस दिशा में गतिशील है। तो चल रही है। अब मान लो कि ना आपने इस पर एक बल लगाया, एक बाह्य बल लगाया आपने, मतलब हमने इस गेंद पर बाह्य असंतुलित बल लगाया। पहले चल तो रही थी लेकिन एक और इस पर बल लगा दिया, तो द्रव्यमान तो इसका m ही रहेगा। भाई यार अगर कोई चीज जैसे मान लो हमारे पास में है 10 किलोग्राम की है, 5 किलोग्राम की है, जो भी बोलना है बोल लो। जैसे मेरी गाड़ी है, मान लो 100 किलोग्राम की बाइक है मेरी, तो वो चलेगी तो भी तो द्रव्यमान तो 100 ही रहेगा ना, चलते वक्त द्रव्यमान कम थोड़ी हो जाएगा उसका। बात तो सही भैया। तो द्रव्यमान तो इसका m ही रहने वाला है, लेकिन क्या बदल जाएगा? बोलो बोलो बोलो, दिल से बोलो, क्या बदल जाएगा? इसका वेग बदल जाएगा। जैसे मान लो कोई ना चीज धीरे चल रही है, जैसे मान लो मैं ही चल रहा हूं, मेरा दोस्त आया पीछे से मेरे को धक्का देने लग गया, तो मैं तेज हो जाऊंगा ना यार। अरे तो क्या होगा? इसका वेग बदल जाएगा। अगर मान लो उसी दिशा में धक्का लग रहा है जिस दिशा में चल रहा है, तो इसका वेग बढ़ जाएगा, और अब वो वेग मान लो v हो जाता है।
और अगर मान लो उल्टी दिशा में से कोई मेरे को धक्का लगा रहा है, मैं यूं चल रहा हूं, कोई मेरे को रोक रहा है, मेरी वेग बहुत कम हो जाए, मेरी स्पीड जो है बहुत ही कम हो जाएगी। कुल मिला के हम कह रहे हैं कि माना कोई एक वस्तु है, चित्रानुसार m, उसका द्रव्यमान m है हमारे पास में, चित्रानुसार एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग उसका u है। उस पर जब कोई बाह्य असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। क्या इसको लिख लेंगे आप सभी, मैं लिखवा दूं आप सभी को। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स यहां पर कि माना, लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं बस आपके लिए, माना चित्रानुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा प्रारंभिक वेग u है, व उस पर एक बाह्य असंतुलित बल F लगाया जाता है, जिससे उस वस्तु का वेग कितना हो जाता है, जिससे उस वस्तु का वेग v हो जाता है। अब आप हमेशा याद रखना कि किसी भी वस्तु का जब प्रारंभिक वेग बताना होगा तो छोटे u से लिखते हैं, बाद का वेग बताना होगा तो छोटे v से लिखते हैं। देखो ABCD में भी ऐसे होता है, u पहले आता है, v बाद में आता है, TUV। तो u पहले आ रहा है तो पहले वाले का वेग u, बाद वाले का वेग v। इतना हमें सबको समझ में आ गया। तो अब समझने ध्यान से देखेंगे यहां पर कि देखो इस स्थिति में वस्तु का संवेग क्या है, मान लीजिए P1 है, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहां पर इसका द्रव्यमान है m, वेग है u, तो mu हो गया। और यहां पर इस वस्तु का संवेग क्या होगा, P2, तो P2 बराबर हो जाएगा हमारे पास में m इंटू वी। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, तब दोनों स्थितियों में वस्तु का संवेग क्या होगा, प्रारंभिक संवेग P1 बराबर m इंटू यू, व बाद का संवेग क्या है, P2 बराबर m इंटू वी। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी बताओ। इसको भी 1 2 चाहे तो लिख दो। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमें परिवर्तन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो आपके जेब में 10 रुपए, पापा ने आपको 20 रुपए और खर्च दी, जा बेटा ऐश कर जा, आज जो खाना खा के आ जा। तो परिवर्तन क्या हुआ यहां, जैसे मान लो परिवर्तन कैसे निकालेंगे कि बाद में पापा के खर्ची देने के बाद में आपके जेब में 30 रुपए हो गए, पहले कितने थे 10, अब कितने हो गए 30। तो चेंज कितने का आया, परिवर्तन। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, कि 30 में से 10 को माइनस कर दोगे तो 20 रुपए का चेंज आ गया। परिवर्तन कितना है, 20 रुपए का। आपके जेब में 50 रुपए हैं, आप बाहर चीज लेने गए, आपने 25 रुपए खर्च कर दिए, तो परिवर्तन कितने का आया। तो बाद में हमारे पास में कितने रुपए बच रहे हैं, 25 रुपए। पहले कितने थे, 50। तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करो,
25 में से 50 को माइनस करो तो माइनस का 25 बचेगा ना, तो परिवर्तन कितना आया, -25 रुपए का, मतलब -25 हो गए, 25 चले गए, प्लस मतलब आए, माइनस मतलब गए। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा परिवर्तन निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। फिर बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि सर प्लस में से माइनस वाली माइनस होगी, है ना। बड़ी संख्या को सर छोटे में से कैसे घटा सकते हैं, वो दिमाग नहीं लगा सकते वो, अब आप बड़े हो गए। तो हम लोग यहां पर भी परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां लिखेंगे संवेग में परिवर्तन, तब संवेग में परिवर्तन बराबर P2 माइनस P1। कोई दिक्कत है भाई, बाद का संवेग कितना है माइनस पहले का संवेग कितना है, इनके ऊपर तीर चाहो तो बनाओ, नहीं चाहो तो नहीं बनाओ, अभी आप छोटी क्लास में हो तो चल जाएगा, नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। विच इज इक्वल टू, फिर आप इसको लिखेंगे कि भैया इसका वैल्यू क्या था mv P2 का, इसका वैल्यू क्या था mu। समझ में आई सबको पहली बार। तो ये आ गया आप लोगों के पास में क्या, संवेग में परिवर्तन, ये आ गया आपके पास में संवेग में परिवर्तन। इसको भले आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट P2 माइनस P1 बराबर ये चीज है, ये है संवेग में परिवर्तन। लेकिन देखो आप वापस स्टेटमेंट पे आओ, स्टेटमेंट क्या था, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अब की दर समझना है अपने को क्या होता है, तो अभी तक अपन ने कहां समझ लिया कि संवेग क्या होता है, ये समझ लिया हमने, में परिवर्तन वो भी देख लिया अपन ने, कि दर फिर क्या है। देखो दर का मतलब होता है भाव, दर का मतलब होता है स्टूडेंट्स भाव। एक ऐसे डब्बा बना के लिखना इस चीज को, ये अलग से आपके समझने के लिए है। दर का मतलब है भाव, या अगर अंग्रेजी में बोले तो रेट। क्या है कि कौन सा भाव है। जैसे मान लो हम बाजार में गए तो हमने पूछा कि केले कैसे दिए, तो उसने कहा 25 रुपए के किलो, कि 1 किलोग्राम, या 40 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है वैसे हमारे शहर में तो अभी, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम केले हैं, तो 1 किलोग्राम केले कितने के हैं, 40 रुपए के, तो यही उसका भाव है। हम पूछे ना भाव क्या चल रहा है भैया, रेट क्या है, क्या भाव दे रहे हो, कि बहन जी अंगूर 100 रुपए 1 किलोग्राम, तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम, तो मतलब 1 किलो का प्राइस जब बता रहे हैं तो वो 100 रुपए, मतलब एक के लिए जब बात होती है ना, उसे हम लोग दर कहते हैं, रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहां पे चॉकलेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें ना 10 चॉकलेट लाए, कितने रुपए की लाए, मान लो 500 रुपए की लाए, सही बात है। तो रेट हमको बतानी कि अरे यार रेट तो बताओ साहब कि कितने के भाव से लाए हो आप चॉकलेट, कोई पूछ ले हमसे। तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या होती है ना उसको टोटल अमाउंट में भाग लगा देते हैं। तो रेट क्या हो जाएगी हमारे पास में, 500 रुपए बटा 10 चॉकलेट। तो अब क्या होगा, देखो बाय डिफॉल्ट 0 से 0 कैंसिल, तो नीचे तो 1 बच गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या आंसर, 500 रुपए प्रति चॉकलेट, सॉरी 50 रुपए प्रति चॉकलेट हम लोगों ने पे किया। नीचे जो लिखा हुआ होता है ना उसको प्रति पढ़ा जाता है, पर। तो 50 रुपीज पर चॉकलेट, मतलब एक चॉकलेट 50 रुपए की है, तो ये रेट हो गई हमारे पास में कि एक कितने की। समझ में आई सबको वाली बात। अब वैसे ही जैसे मान लो कि कोई इंसान है ना, किसी इंसान ने क्या किया, 100 कदम चला, कितने कदम, 100 कदम चला, कितने सेकंड में चला, तो मान लीजिए कि ना 100 कदम वो 20 सेकंड में चला है, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो हम पूछ रहे हैं उस इंसान के चलने की दर क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे दर, यहां पर रेट दर कैसे निकलेगी, तो हमने कहा दर हो जाएगी भैया 100 कदम बटा 20 सेकंड, पूरी संख्या का भाग लगा दो, 20 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग 10 में दोगे तो 5 कदम प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति 5 कदम चलता है 1 सेकंड में, नीचे केवल सेकंड लिखा है ना, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में। तो ये उसकी चाल हो गई। जैसे मान लो कि कोई इंसान, कदम को आप किलोमीटर कर दो, कि मान लो कि कोई इंसान है, मीटर कर दो, चलो 100 मीटर कोई गाड़ी है वो चली है 20 सेकंड में,
कोई गाड़ी है 100 मीटर चली है 20 सेकंड में, तो 100 मीटर बटा 20 सेकंड हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल करोगे, भाग दोगे तो 5 मीटर 20 सेकंड में आ जाएगा ना फिर वो। तो ये उसकी क्या हो गई, चाल हो गई, 5 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा में होता है हमारी गाड़ी में जो होता है हमारे पास में। तो मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि रेट या भाव क्या है, पूरे समय का भाग लगा देंगे हम इसमें, जितने भी समय के लिए हुआ है ना ऐसा, उसका भाग लगा देंगे। कहने का मतलब जब हम लिखेंगे यहां पर क्या, संवेग में परिवर्तन की दर, अतः संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये क्या होगा, संवेग में परिवर्तन क्या है, P2 माइनस P1 बटा समय। भाई कितना समय लगा इतना परिवर्तन होने, समझना मेरी बात। हमने ये एग्जांपल देखा, तो एक गेंद है, बॉल है, वस्तु है, जो भी है, उस पर हमने बल लगाया, तो कितने समय के लिए बल लगाया, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। बल कितनी देर रहा हमको क्या पता। जब मेरा दोस्त मेरे से मस्ती कर रहा, धक्का लगाया जा रहा है, मेरे को छोड़ छोड़ छोड़, नहीं लगाया जा रहा है, 10 सेकंड बल लगा दिया उसने। तो हमें ये नहीं देखना कि 10 सेकंड बल लगाया उसने, हमें ये पता करना है कि 1 सेकंड में कितना। हमें ये देखना है कि 1 सेकंड में वस्तु का संवेग कितना परिवर्तित हुआ, मतलब हमें संवेग में परिवर्तन की दर समझनी है। पकड़ रहे हो मेरी बात, पकड़ रहे हो कि हमें संवेग में परिवर्तन की दर को पता करना है। तो दर कैसे पता करेंगे, अगर बल 10 मिनट के लिए 10 सेकंड के लिए लगाया है, तो हम 10 सेकंड का भाग लगा देंगे, तो 1 सेकंड में कितना संवेग में परिवर्तन हुआ है ये आ जाएगा, यही संवेग में परिवर्तन की दर है। समझ में आई मेरी बात। तो ये चीज आई हमारे पास में, इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, यहां इसको आप यूं कर सकते हैं, बराबर P2 की जगह आ जाएगा आपके पास में mv माइनस P1 की जगह लिखोगे आप mu बटा T1, T1 नहीं होगा, बस बटा T आ जाएगा। तो ये जो चीज है ये क्या है स्टूडेंट्स, संवेग में परिवर्तन की दर। आई बात यहां तक समझ में आई। पहले हमने संवेग समझा, फिर हमने संवेग में परिवर्तन समझा, फिर अब हमने संवेग में परिवर्तन की दर समझा। दर मतलब 1 सेकंड में किसी वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, ये हो गई दर उसकी। समझे समझे समझे, तो हो गई संवेग में परिवर्तन की दर। तो अब आप स्टेटमेंट पढ़ो एक बार वापस। तो हम कह रहे हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले असंतुलित बल, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। तो अबे हमें संवेग में परिवर्तन की दर पता लग गई क्या होता है। अबे कह रहा है लगने वाले असंतुलित बल, मतलब कोई वस्तु है उसके संवेग में परिवर्तन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस पर एक बाहर से असंतुलित बल लगाया जाता है, इसीलिए उसका संवेग बदलता है। बाहर से बल नहीं लगाओगे तो उसका वेग ही नहीं बदलेगा, वेग नहीं बदलेगा तो संवेग नहीं बदलेगा। अगर वेग सेम ही रहेगा तो वेग में परिवर्तन निकालोगे तो 0 हो जाएगा ना। समझो इस बात को कि अगर किसी वस्तु का वेग नहीं बदल रहा, जैसे मान लो ये mu है, ये भी mu है, वेग बदल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब बल लगा ही नहीं होगा। तो ये अगर दोनों सेम है तो mu माइनस mu करोगे तो 0 हो जाएगा ना। तो संवेग में परिवर्तन ही 0 हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर भी 0 हो जाएगी। तो अब क्या कह रहा है हमको स्टेटमेंट, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। मतलब देखो बस इतना सा है, अब बस हमारे पास में इतना सा मतलब है इसका स्टूडेंट्स। एक पेज और लेंगे फिर आपको मस्त चीज बताएंगे, एकदम दिल खुश कर देंगे। तो अब बस हम कह रहे हैं स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर जो है ना, वो समानुपाती है f के। या फिर आप इसको यूं लिख सकते हो कि f समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के। जो बाहर से लगने वाला जो असंतुलित बल है f, वो समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो तो क्या है, mv माइनस mu बटा t है। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि f, यहां से m कॉमन ले सकते हैं, इसको हम लोग v माइनस का u बटा t लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पुरानी यादें ताजा हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, f समानुपाती है m इंटू a के। क्यों,
क्योंकि आप देखेंगे चूंकि ए त्वरण होता है हमारे पास में v माइनस यू बटा टी, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये पिछले चैप्टर से आया है, गति वाले चैप्टर से। गति के समीकरण जब हमने पढ़े थे ना, तो इसको पढ़ा था भाई, समय त्वरण क्या होता है, बाद का वेग माइनस पहले का वेग बटा टी। तो हमने इस चीज को क्या लिख दिया, एम ए करके लिख दिया। तो अब यहां पर देखेंगे सब जने एफ बराबर, अब ये निशान हटा के मैं बराबर लगा रहा हूं। अब बराबर लगाने की शर्त यही होती है कि यहां पर एक स्थिरांक आता है के, नियतांक आता है के, तो इसको लिखेंगे हम लोग के इंटू एम इंटू ए। समझ में आई क्या सबको वाली बात? तो हमारी किताब हमें ये बोलती है कि इसके मात्रक हम लोग इस तरह से लेते हैं कि के का मान 1 हो जाता है। आप ऐसा मान लो कि यहां के बराबर 1, तो क्या हो जाएगा सूत्र आपके पास में बाय डिफॉल्ट, एफ बराबर एम इंटू ए। ऐसा। अब मैं इसको आपको एक बात इसमें बस और बताने वाला हूं, एक बात इसमें और ऐड करने वाला हूं। क्या है वो बात? यहां तक तो आ गए अपन सूत्र तक, यहां देखेंगे सब जने, ये देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब कोई भी वस्तु है तो उसमें संवेग में परिवर्तन की दर, समझ गए? संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो उस पर लगने वाले बाह्य असंतुलित बल के दिशा में बल के समानुपाती होती है। क्या मतलब है कि बल के समानुपाती है, आप जितना ज्यादा बल लगाओगे ना उतना ही किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा, बस इतनी सी बात है। कोई चीज बहुत तेज चल रही है, आपने बहुत ज्यादा बल लगा दिया, रुक जाएगी, धीरे हो जाएगी। मतलब किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है उस पर लगने वाले बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होती है। और इसमें जो दूसरी खास बात है वो उस बल की दिशा में होती है, समझना। जैसे मान लो वस्तु यहां चल रही है, तो मैं यहां धक्का लगा दिया उसको, तो उस बल की दिशा में ही संवेग में परिवर्तन होगा ना, उसी दिशा में संवेग बढ़ेगा। अगर मान लो वस्तु यूं चल रही है और मैं उसको बल यहां से लगाऊं, तो क्या होगा, संवेग में परिवर्तन इस दिशा में होगा जिस दिशा में बल लग रहा है। तो हमेशा संवेग में परिवर्तन किस दिशा में होगा, जिस दिशा में बाह्य असंतुलित बल काम कर रहा है। इसीलिए बल भी एक सदिश राशि है। तो अब हम समझ गए। अब हमने कहा अब हमसे पूछो क्या होती है डेफिनेशन। तो हमने कहा बड़ा सिंपल है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो उस पर लगने वाले बाह्य असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती। सेम नियम हमारे को याद कर लिया हमने, फिट कर लिया, फीड कर लिया मेंटली। अब देखो आपको एग्जाम में पूछे तो ये सारे तो नहीं समझा सकते उसको कि संवेग है, ट्रक है, छोटी बच्ची है, बड़ा ट्रक है, फिर गोली मारनी है किसी को और फिर पत्थर फेंक के मारना है किसी को, मतलब ये तो नहीं समझा सकते आप पूरा। तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, हम एग्जाम में कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों को सीधे बता देता हूं। पहले तो ये नियम आप लोगों को बिना देखे लिखना आना चाहिए, और यही लिखना है, कुछ और पंचायती नहीं करनी। तो हम लोग एक बार दोहरान कर लेते हैं शॉर्टकट में कि देखो बुक में क्या लिखा होता है। तो दोहरान ऐसे हो जाएगा कि इस नियमानुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य असंतुलित बल की दिशा में लगने वाले बल के समानुपाती होती है।
असंतुलित बल की दिशा में लगने वाले बल के समानुपाती होती है, ये ज्यादा लिख दिया मैंने, बल के समानुपाती होती है। समझ में आई सबको वाली बात? फिर करेंगे कैसे इसको? तो हम लिखेंगे कि माना, अब देखो ये वाला पैराग्राफ मैं पीछे लिख चुका हूं, वही एज इट इज यहां पर लिखना है। तो क्या है कि माना कोई वस्तु है हमारे पास में जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक उसका वेग u है, उस पर हम जो है बाहर से एक बल लगाते हैं, बाह्य दिशा में एक उस पर बाह्य असंतुलित बल लगाते हैं, तो उसका जो वेग है वो v हो जाता है, और द्रव्यमान तो अभी भी m ही है, उसका एक फोर्स लगाया बस हमने उसको बाह्य उसी दिशा में जिस दिशा में उसका वेग है। तो हम अब नियम के हिसाब से कैसे देखेंगे, तब हम कैसे कहेंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर बराबर P2 माइनस का P1 बटा T, और इसको यहां मेंशन कर देंगे कि ये P1 है हमारे पास में mu, और ये है P2 हमारे पास में दैट इज mv। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास में हो जाएगा इक्वल्स टू mv माइनस का mu बटा t, और फिर इसको बस हम आगे लिख देंगे, यहीं लिख देता हूं मैं ना इस जगह पे, which implies that f is directly proportional to mv माइनस का mu अपॉन t, और ये है हमारे पास में f बराबर m बाहर आ जाएगा, v माइनस का u बटा t आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे f, आप इसको अभी तो समानुपाती का निशान लगाओ ऐसे, और फिर इसको आप लिखेंगे समानुपाती ma, फिर आप इसको लिखेंगे f बराबर kma, और यहाँ आप बोल देंगे कि k बराबर जो है वो 1 होता है। मात्रक इस तरह से लिए जाते हैं कि k का मान 1 होता है, इसीलिए हमारे पास में f बराबर ma आ जाता है। अच्छा, एक छोटा सा काम इस पर हम और करेंगे, हम ये बोल देंगे जब लैंग्वेज लिखेंगे तो हम बोल देंगे कि मान लेंगे कि उस वस्तु पर हमने t समय के लिए f बल लगाया है। कितने समय के लिए? t समय के लिए। बस हो गई सारी कथा, समझ में आ गई सबको वाली बात? अब स्टूडेंट्स इस नियम का हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा सा समझने वाले हैं। एक तो देखो संवेग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने आपको समझा ही दिया कि संवेग किस तरह से काम कर रहा है, समझ रहे हैं सब जन इस बात को, कि भैया संवेग नुकसान को समझा सकता है, भिड़न तो ही तो कितना नुकसान हो जाएगा इस बात को समझा सकता है। तो यहां पर हमें इस सूत्र में क्या समझना है कि f बराबर हमारे पास में P2 माइनस का P1 बटा T है, सही बात है ना? तो क्या मैं इस बात से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि यहां पर ध्यान से देखेंगे सब जने, यहां पर f व्युत्क्रमानुपाती है समय के। ये बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है। इसका मतलब क्या है समझेंगे, अगर समय ज्यादा होगा ना तो बल कम लगेगा। उल्टा रिश्ता है, ये उल्टा रिश्ता है, एक सीधा रिश्ता होता है एक उल्टा रिश्ता होता है, सीधे रिश्ते में दोनों बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूं कि f समानुपाती है द्रव्यमान के, इसका मतलब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा। जैसे समझना, कोई वस्तु है, मैंने उस पर बल लगाया, तो मेरा अगर द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो बल ज्यादा होगा मेरी तरफ से लगने वाला, सही बात है। लेकिन मैं ही चूतू सा हूं, चितकू सा बल लगाऊंगा तो द्रव्यमान कम है तो बल भी कम लगेगा। तो पॉइंट ये है, यहां रिश्ता उल्टा है। उल्टा है, इसको समझेंगे कैसे? जैसे समझना, मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है और एक बॉल जो है वो आ रही है एक फील्डर की तरफ, ऐसे ऊपर से आ रही है हवा में, और सब जन चिल्ला रहे हैं कैच 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 कैच, और वो मान लो यूं यूं पकड़ कर, नए लोग होते हैं ना, नए बच्चों को सिखाते हैं क्रिकेट खेलना, तो यूं पकड़ के बैठ जाते हैं। तो बॉल आती है ऐसे लगती है जोर से हाथ पे और उछल के निकल जाती है हाथ से, या फिर कुछ कुछ लोग यूं पकड़ते हैं बॉल को, तो वो तो पता नहीं कैसे ही करेंगे कैच, लेकिन आप अगर यूं रुक गए ना तो जोर से लगेगी हाथ में और कैच और नहीं होगी, उछल के निकल जाएगी। तो क्रिकेट के प्लेयर कैसे कैच करते हैं बॉल को? कैसे कैच करते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे करके ऐसे कैच करते हैं, पीछे लेके आते हैं। जैसे यहां आ गई हाथ में तो, लेकिन वो हाथ को पीछे लेके आ जाते हैं। क्यों? देखो समझो,
बॉल बहुत तेज वेग से आ रही है, उसका काफी अच्छा संवेग है, काफी ज्यादा संवेग है। अब जैसे ही वो हाथ में आके रुक गई तो उसका संवेग 0 हो गया, क्योंकि उसका वेग 0 हो गया, वेग खत्म हो गया। तो ये कितने क्षण में हुआ? बहुत कम सेकंड में हो गया, बहुत कम समय में हो गया ये, कि उसके वेग में परिवर्तन जो है ना वो बहुत तेजी से हो गया। वेग में परिवर्तन की दर बहुत ज्यादा है। तो दर क्योंकि बहुत ज्यादा है, मतलब समय बहुत ही कम लगा उसका वेग 0 होने में, संवेग 0 होने में। तो समय क्योंकि बहुत छोटा था तो बल बहुत बड़ा था। समझो इस बात को, वापस लिख के देखो इसको कि भाई एक चीज कम है, जितनी कम होगी दूसरी चीज उतनी ज्यादा होगी। अगर ये बहुत कम है ना तो ये बहुत ज्यादा होगा। तो अगर बहुत जल्दी उसका वेग 0 हो गया बॉल का, बहुत जल्दी उसका संवेग 0 हो गया, तो उसके कारण फील्डर के हाथ में जो चोट लगेगी, जो बल लगेगा ना, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी। अरे हाथ टूट जाएंगे, मैं नहीं खेल रहा, मैं तो जा रहा हूं। तो इसीलिए क्रिकेटर क्या करते हैं, उसके संवेग को धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं, ऐसे बॉल को ऐसे धीरे धीरे खींच के पीछे लाते हैं ताकि समय ज्यादा लगे। संवेग में परिवर्तन होने में, संवेग 0 होने में समय ज्यादा लगे। समय जितना ज्यादा लगेगा बल उतना ही कम लगेगा, हाथ में चोट नहीं लगेगी। देखो, आप देखो एग्जांपल देखो, ये देखो, ये एक हमारे पास में एग्जांपल है, देख रहे हो कैसे की कैच, कैसे किया कैच, कि वो बॉल आ रही थी तो उसको पकड़ के पीछे लाए। फिर से देखो, पकड़ा पीछे ले आया आपकी तरफ, मैं इसीलिए ये वाला लेके आया एग्जांपल। अगर आप वहीं रुक जाओगे ना तो हाथ में जोर से चोट लगेगी। आज समझ में आई साइंस कैसे काम करती है साइंस। केवल यही एग्जांपल नहीं है, ये देखो, चलो ये हमारे पास में एक और एग्जांपल है, ये है ऊंची कूद का उदाहरण। आपने ऊंची कूद की होगी स्कूल में, मैंने की है। तो उसमें हमारे तो स्कूल में क्या होता था, डंडा होता था, तो इसकी तरह नहीं कूदाते थे, ये लोग तो प्रोफेशनल हैं। स्कूल में हमें तो पैर ऊपर उचका के, हम तो कोई सिखाता नहीं था हमको, हम तो खुद ही करते थे। डंडा बिल्कुल हल्का सा टिका हुआ होता था, अगर आप टच कर जाओगे डंडे को तो डंडा नीचे गिर जाएगा, और उस तरफ मिट्टी होती थी। ऊंची कूद, तो ऊंची कूद में नीचे जब गिर रहे हैं हम, तो कुछ मुलायम होना चाहिए, जैसे मिट्टी होनी चाहिए खूब सारी, या फिर क्या होना चाहिए, गद्दा होना चाहिए। तो क्या होगा कि जब हम गिर रहे होंगे ऊंचाई से तो हमारा संवेग बहुत ज्यादा होगा। देखो अब मैं वेग बोलूं, वेग अधूरा है, संवेग बोलेंगे तो पूरा है। संवेग में द्रव्यमान भी आ गया और वेग भी आ गया, दोनों ही बहुत ज्यादा है। तो मान लो बहुत ज्यादा संवेग है हमारा और हम नीचे गिर रहे हैं। अब अगर मान लो एकदम सीमेंट की फर्श है, सड़क है एकदम, मान लो गिरे, तो गिरते ही हमारा संवेग शून्य हो जाता है। तो क्योंकि संवेग तुरंत बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, तो हम पर लगने वाला जो बल है वो बहुत ज्यादा होगा, हाथ पे टूट जाएंगे। लेकिन अगर उसको हल्का सा समय मिल गया ना, 1 सेकंड मिल गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड मिल गया अगर उसको धीरे धीरे होकर रुकने के लिए, तो क्या होगा, लगने वाला बल बहुत कम हो जाएगा, तो हमें चोट नहीं लगेगी, हाथ पैर नहीं टूटेंगे। इसीलिए लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सारे मिट्टी में होते हैं, एकदम मिट्टी होती है, उसमें फिसल के हमारे पैर धंसते जाते हैं। आप सबने करके देखा होगा, हम लोग, मेरे दोस्त का घर बन रहा था बचपन में, तो ना मिट्टी उतरती थी, बजरी उतरती थी, तो हम क्या करते थे, घर की दीवार थी ऐसे, मतलब मान लो से 10 फीट ऊंची, वहाँ पे जैसे अभी मैं जैसे मान लो 6 फीट के आसपास हूँ, कम हूँ 6 फीट से, लेकिन हाँ 10 फीट 2 फीट होता, तो हम वहाँ से मिट्टी में कूद जाते थे, कुछ नहीं होता था, पैर हमारे मिट्टी के अंदर चले जाते थे। किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा। लेकिन अगर सड़क पे कूद जाओ, पत्थर पे कूद जाओ तो हाथ पैर टूट जाएंगे। अब ये देखो आप, ये वाला एग्जांपल देखो, ये देखो, ये इंसान कूदा, ऊंची कूदा, ये धड़ाम, ये देखो नीचे, ये तो भिड़ गया डंडे से, तो आउट हो गया मतलब, लेकिन ये कैसे गिरा, उस गद्दे पे पीठ के बल गिरा, गद्दे पे गिरा। वापस देखोगे एक बार, तो ये गद्दा अंदर गया इसको लेकर के, तो धीरे धीरे धंसते हुए क्या हुआ, उसकी स्पीड एकदम से 0 नहीं हुई, ये देखो धाड़, ऐसे अंदर गया, फिर 0 हुई उसकी स्पीड। ये उदाहरण हो गया हमारे पास में, आई बात समझ में। देखो लंबी कूद का देखो एग्जांपल, ये लंबी कूद है, लॉन्ग जंप है ना, कितना दूर तक कूद सकता है कोई, तो ये दौड़ के गए 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 गए, और ये भाई साहब कूदे 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 कूद गए थे क्या, पैर कितना आगे तक टच होता है, ये होता है मुद्दा, है ना। ये है देखो, अब वो धीरे 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 स्पीड स्लो हो रही है, मिट्टी में घिसटते जा रहे हैं ना मिट्टी में, तो धीरे 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 स्पीड
उनकी स्लो हो रही है, तो उससे क्या होगा, चोट नहीं लगेगी, बल ज्यादा नहीं लगेगा। नहीं तो बल इतना लग जाएगा ना यार, पा हो जाए पा। समझ में आ गई सबको वाली बात? देखो ये वाला मैं क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को कि भाई बंदूक की गोली है, इसमें से बंदूक में से चला रहे हैं, बंदूक की गोली चल जाएगी, इसमें से सिंपल सी बात है, ठिशक्याऊं चल गई है ना। अब रुको, तो अभी अपने को ये समझना है कि एक छोटी सी गोली है, बहुत तेज वेग है उसका, बहुत तेज वेग है, मतलब तेज वेग होने के कारण द्रव्यमान भले ही उसका बहुत कम है लेकिन संवेग बहुत ज्यादा है, संवेग बहुत ही ज्यादा है। उसको मान लो दीवार पे चला है ठिशक्याऊं करके, तो क्या होगा, वो दीवार में खड्डा ही कर देगी, इतना बल। तो कैसे भाई, क्या हुआ कि संवेग में परिवर्तन की दर बहुत ज्यादा है, मतलब समझना कैसे, दर मतलब एक सेकंड में या बहुत कम समय में, एक सेकंड से भी कम समय में उसके संवेग में बहुत जोर से परिवर्तन होता है। मतलब कैसे, इतनी तेज था, इतना ज्यादा संवेग था, दीवार से टकराती जीरो, तो समय बहुत कम समय में उसके संवेग में बहुत बड़ा चेंज आ गया, संवेग जीरो हो गया। तो इसीलिए बल जो लगा ना वो उतना ही ज्यादा लगा, क्योंकि समय बहुत ही कम था तो बल बहुत ज्यादा लगा। मतलब आप समझो, आपने वो फिल्में देखी होंगी कराटे वाली, तो कराटे वाली फिल्म में क्या करते हैं, ऐसे बर्फ के ऐसे पड़े होते हैं सिल्लियां, शर्त लगाते हैं कि कौन गिरा देगा, ये वो यूं 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 करते हैं उसको, यूं 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 करके तोड़ देते हैं उसको, करते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे हाथ निकल जाता है उनका, बर्फ सारी टूट जाती है। और अगर आप उसको यूं करोगे ना, कुछ नहीं होगा। तो क्या कारण है उसके पीछे, संवेग। संवेग उनका इतना, मतलब इतना कम समय में अपने हाथ को लेकर के आते हैं वो, कि बहुत कम समय में अगर बहुत तेज वेग से आप अपने हाथ को ले आए और बहुत कम समय में आपने उस पर बल लगाया, तो समय जितना ही कम होगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा, तो वो तोड़ देते हैं, टाइल तोड़ देते हैं, ऐसे कितने ही देखे होंगे आपने। क्या सबको ये बात समझ में आई? तो ये था हमारे पास में स्टूडेंट्स गति का दूसरा नियम। और सूत्र में आपको क्या याद रखना है, बस सूत्र में आपको याद रखना है F बराबर m इंटू ए, खत्म। उसी से अपन क्वेश्चन कर लेंगे। एक बस बात इसमें आपको आखिरी बता दूं, फिर अपन जो है आगे चल सकते हैं। मात्रक है ना, मात्रक की बात नहीं कि हमने अभी तक इसमें बल का मात्रक क्या होगा। तो ये बात हो जाएगी ऐसे कि देखो, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है हमारे पास में, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो पिछले चैप्टर से है, गति वाले से, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको याद होना चाहिए। तो इसीलिए बल का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हमसे कोई पूछे बल का मात्रक क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार इतना लंबा लंबा बोलेंगे टाइम खराब होता है, तो कोई और मात्रक दो। तो इन्होंने कहा रे न्यूटन बाबा की जय हो, न्यूटन बाबा ने बहुत काम किया है हमारे लिए। तो ये जो चीज है ना, इसको बोलेंगे 1 न्यूटन, मतलब 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोगों ने 1 न्यूटन के बराबर मान लिया। इसलिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बोले भैया इज्जत मिलनी चाहिए न्यूटन बाबा को, लोग भूल जाएंगे इसको, तो बोले नाम दो न्यूटन। तो क्या है मात्रक हमारे पास में, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन के बराबर हम लोग मानते हैं। ये इसका मात्रक हो गया। तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से गति के तीसरे नियम पर। गति का तीसरा नियम तो लल्लू पंजू नियम है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो देखो गति का तीसरा नियम पहले बताया था मैं आप लोगों को। यह नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगा रही है ऐसे, तो वो सामने वाली वस्तु इस पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल उल्टी दिशा में लगाती है। जैसे मतलब कहने का मतलब है, अगर मान लो मैं इस दीवार पे बल लगा रहा हूं, इस बोर्ड पे जितना बल, जैसे मान लो मैं 5 न्यूटन का बल इस पर यूं लगा रहा हूं ना, तो ये दीवार भी 5 न्यूटन का बल मेरे ऊपर लगाएगी उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में लगाएगी। बस इतना सही है नियम। हर क्रिया के लिए उतनी ही प्रतिक्रिया भी होती है। देखो पढ़ते हैं इसको एक बार अपन कि भाई इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। हमेशा हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोले भैया क्या बात कर रहे हो, थोड़ी होता है। तो समझो, जैसे मान लो क्या हुआ, हमने नाव में बैठे हैं और हम ऐसे पतवार चला रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, तो पतवार चलती है ना, जब ऐसे धक्के मारते हैं उसको, तो पतवार का वो चप्पू जो होता है पीछे जाता है।
तो पीछे जाता है तो पानी को पीछे धक्का मारता है, पानी को इधर से भी पीछे धक्का मारते हैं, तो पानी हमें उतने ही बल से आगे धक्का मारता है। हम उसको पीछे धक्का मारते हैं, पानी हमको आगे धक्का मारता है, नाव आगे चल जाती है। सिंपल है यार, सो सिंपल। अब जैसे ऐसे समझो ना कि हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं हम, तो आप सोचो, अब चलो जब महसूस करो कि हम क्या करते हैं, जमीन को पीछे धक्का मारते हैं, ऐसे पंजे से जमीन को पीछे धक्का मारते हैं, पंजों से, तो क्या होता है, हम आगे खसक जाते हैं। फिर दूसरे पैर के पंजे से जमीन को पीछे धक्का मारते हैं, आगे जाते हैं। तो हो क्या रहा है, हम जमीन को पीछे धक्का मार रहे हैं, जमीन हमको आगे धक्का मार रही है। जितने बल से हम जमीन को पीछे धक्का मार रहे हैं, उतने ही बल से जमीन हमको आगे धक्का मार रही है। आई बात समझ में? ऐसे समझो, जैसे मान लो अंतरिक्ष में हो आप, तो अंतरिक्ष में क्या हुआ कि ना, आपको बोला कि अरे भैया वो बाहर जो है ना वो पंखा टूट गया है, मतलब मान लो कोई मशीन लगी हुई है, हवाई जो आपका अंतरिक्ष यान है उस पर, उसको ठीक करके आना है। तो वो लोग ना एक स्पेस सूट देते हैं आपको, एक वो रस्सी से भी बांधते हैं, मतलब पाइप होता है उसमें, वो पाइप भी है, मतलब ऐसे रस्सी की तरह है वो, जो जोड़े रखेगा आपको, क्योंकि बाहर चले गए तो लाएगा कौन आपको, दूर उड़ गए तो आप ऐसे ऐसे हवा में उड़ उड़ के जा रहे हो, क्योंकि वहां पे तो गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है। तो अब मान लो कि आप वहां गए, तो है ना, आपने वो पंखा उनका तो ठीक कर दिया, लेकिन जब आप वापस आ रहे थे तो आपकी रस्सी टूट गई, तो वो आपको खींचेंगे कैसे फिर? अब आप फंस गए, कुछ हवा ही नहीं है ना वहां पे, भाई हवा को भी पीछे धक्का मारोगे तो आगे खसकोगे। तैरने में क्या होता है, हम पानी को पीछे धक्का मारते हैं तो हम आगे खसकते हैं, और वहां तो कुछ है ही नहीं, आप आगे कैसे जाओगे? और अब तो रस्सी भी टूट गई है, और मान लो कि कोई है भी नहीं, आप ही को अब अंदर जाना है, सामने दरवाजा दिख रहा है आपको, उसके अंदर कैसे जाना है? अब आपको जमीन नहीं है, चल के नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना है, उल्टे होना है और अपना कुछ भी सामान निकाल लो एक्स्ट्रा, जैसे उसको ठीक करने के लिए कोई पिलास पाना लेकर के गए होगे, वो पिलास पाना उठाओ, उसको ऐसे जोर से उल्टी दिशा में फेंक दो, तो जितनी दिशा में आप उस पर इस दिशा में बल लगाओगे ना, उतना ही बल आप पर पीछे की दिशा में लगेगा। समझ में आई सबको? और आप उड़ करके अपने विमान के अंदर पहुंच सकते हो। समझ में आई सबको? ये हमारे पास में है गति का तीसरा नियम कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की बराबर मात्रा में उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब इस नियम को लिखने का यह भी तरीका है हमारे पास में, जो सामने लिखा कि अगर कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। समझ में आई सबको? बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो यहां फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये भी सेम बात है प्यारे स्टूडेंट्स, कि किसी भी क्रिया के लिए समान लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब कोई भी बल इस दुनिया में अकेला होता ही नहीं, कोई भी बल अकेला नहीं होता, हमेशा जोड़े में होता है बल। अब जैसे ना एक अभी ना मिथ, मतलब मिथ तो क्या, मैं अभी समझाता हूं आपको। एक डाउट आना चाहिए आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में आया था, मैंने मेरे सर से पूछा था, तब तो मुझे जवाब नहीं मिला था। तो मैंने उनको बोला कि सर आप कह रहे हो कि जैसे हम दीवार में धक्का लगा रहे हैं बोर्ड पे, तो वो मेरे पे पीछे धक्का लगाएगा, लेकिन मैं तो आगे जाता ही नहीं हूँ। जैसे मान लो देखो मैं धक्का लगा रहा हूँ इस पर, ठीक है, लगा नहीं रहा हूँ मतलब ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड है ना नाजुक है, तो लेकिन मान लो कि ऐसे धक्का लगा रहा हूँ, तो ये मुझ पर धक्का लगा रहा है, तो मैं तो पीछे जा ही नहीं रहा हूँ। बात तो सही है, फिर इसका मतलब ये कहाँ लगा रहा है मेरे पे धक्का? तो देखो आप क्या करो, एकदम है ना उस दीवार के चिपक के खड़े हो, जाकर के चिपक के पैर अड़ा के खड़े होना, और फिर उस दीवार को धक्का लगाओ, क्या होगा? पीछे चल जाओगे। अभी क्या हो रहा है कि आप यूं होके धक्का लगा रहे हो, तो दीवार आप पे वापस बल लगा रही है ना, तो आप उसको भी रोक रहे हो धक्का लगा के। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना है, खड़े हो जाओ, जाके यूं करोगे ना, पीछे जाओ। रोकना नहीं, खुद को मत रोको, आप फ्रिक्शन से, घर्षण से खुद को रोक रहे हो फिर पीछे जाने से। तो कोई भी बल है ना युगल रूप में होता है, जोड़े के रूप में होता है, कभी कोई बल अकेला नहीं लगता है। हमेशा एक बल होगा तो प्रतिक्रिया बल उल्टा भी होगा। जैसे हमारी बुक में क्या एग्जांपल दे रखा है, हमें बोला है दो फुटबॉल खेल रहे हैं मान लो, तो ऐसे होता है ना, तो मान लो दो जने भिड़ गए, एक उस टीम का इस टीम पास भिड़ गए, तो इसने उस पर जितना बल लगाया ना, तो वो भी इस पर उतना ही बल लगाएगा, दोनों को चोट लगेगी। ऐसा नहीं है कि इसने उस पर लगाया तो बस उसको चोट लगेगी, नहीं नहीं नहीं, दोनों को चोट लगेगी। दोनों विरोधी बल क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहलाते हैं। एक बल को अगर आप क्रिया बल कह रहे हो तो दूसरे वाले को प्रतिक्रिया बल बोलोगे, रिएक्शन फोर्स। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम पृथ्वी को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं तो पृथ्वी हमें आगे धकेलती है और इसीलिए हम चल पाते हैं, तो ये गति के तीसरे नियम से हमें समझ में आता है।
फिर आप देखोगे अगला क्या है, जब पतवार से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं तो पानी हमको आगे की ओर धकेलता है और इसीलिए नाव आगे चल पाती है। और उदाहरण क्या है, जैसे बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, देखो बड़ा सुंदर सा, एक जो ऐसी तुला होती है ना वजन नापने की मशीन, तो एक को मान लो आप ऐसे दीवार से अटका दो, ये दीवार है, और उसका जो हुक है ना वो दूसरी तुला लो, उससे ऐसे अटका के और इसको यहां से खींचो आप। तो अगर मान लो ये आपको है ना 5 किलोग्राम की रीडिंग दिखाएगी ना, तो ये भी 5 किलोग्राम की ही रीडिंग दिखाएगी। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल का मान होता है वो बल का मान सेम होता है, दिशा बस उल्टी होती है। हम यूं खींच रहे हैं, हम उसको यूं खींच रहे हैं, तो ये जो तुला है ये इस तुला को, इस स्प्रिंग को अपनी तरफ खींच रही है, हम इस स्प्रिंग को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये मशीन इस स्प्रिंग को अपनी तरफ खींच रही है, और दोनों का मान बराबर आएगा, दोनों पर लगने वाले बल की मात्रा बराबर होगी। समझ में आई सबको वाली बात? ऐसा। अब देखो समझो, यही कारण है कि जब कोई बंदूक चलाता है तो वो बंदूक उछल के पीछे आ जाती है। जब कोई अगर बंदूक चलाता है तो बंदूक उछल के पीछे, देखो कोई बंदूक चलाते हैं ना असली में, तो उनको ना छोटी सी बंदूक को भी यूं पकड़ना होता है, यूं एकदम ऐसे कंधे के सहारे लेके, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो यूं चला देंगे ना सर पे लगेगी उनके खींच के। उनको इतना जोर से पकड़ना होता है कि बंदूक अगर पीछे आए तो बहुत जोर से पीछे ना आए, ऐसा। अब मैं आपको एक उदाहरण बस और समझाऊंगा, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे हम लोग। यहां पर देखना, आज का लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन नई वाली किताब के हिसाब से तो चैप्टर यहीं खत्म हो गया, बस क्वेश्चंस करने हैं, फिर हमें चैप्टर, पुरानी किताब में एक टॉपिक और है उसको भी देखेंगे, बट नई किताब के हिसाब से तो नहीं। तो जैसे समझो कि एक है ना, मान लो बुक में एक वो दे रखा है, हमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे मान लो कि ना नीचे एक हमने ऐसे पहिए वाली गाड़ी लगा ली, इस पे तख्ता रखा हुआ है, इस तख्ते पे कोई खड़ा है मान लो, इसके ना हाथ में कुछ सामान है, एक ऐसे गेंद है मान लो, थैला है मान लो, कुछ भी सामान है, इसको यहाँ फेंक रही है, और यहाँ पर क्या है, एक दूसरा तख्ता है ऐसा ही, उस पर मान लो कोई और खड़ा है, और ये कह रहा है कि ठीक है फेंको फेंको फेंको, मेरे को दो। हाँ आने दो आने दो आने दो, आंदे आंदे आंदे, तो ये इसकी तरफ आता है, तो ये जैसे ही पकड़ता है ना तो ये पीछे खसक जाता है, और ये जैसे ही फेंकती है तो पीछे आ जाती है। इसने बल लगाया यूं तो ये चली गई पीछे, इस पर उतना ही बल लग गया पीछे की दिशा में, इसने उसको पकड़ा यूं तो ये उसको लेके पीछे निकल गया। आई बात समझ? तो एक क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो गया ना, इसने फेंका तो पीछे हो गई, उसने कैच किया तो वो उतने ही बल से पीछे चला गया। आई बात समझ में? मान लेते हैं लगभग दोनों का द्रव्यमान बराबर है, इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, तो क्या होगा, हमारे पास में बल लगने से त्वरण उत्पन्न होता है। जब भी अगर आप बल लगा रहे हो ना तो बल का सूत्र तो m × a है, समझ रहे हो? तो ये द्रव्यमान मैं कह रहा हूं दोनों का बराबर है, तो दोनों का त्वरण भी बराबर होगा, मतलब दोनों की स्पीड भी बराबर होगी। जितनी स्पीड से ये पीछे आएगी उतनी स्पीड से ये भी पीछे जाएगा। आई बात समझना? लेकिन अगर क्या हो कि ना यहां पर मान लो एक केस में यहां पर वजन हम बढ़ा दें, यहां पर 20 किलोग्राम का एक पत्थर भी रख दें अपन, बड़ा पत्थर साथ में, जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि ये तो है आपके पास में 50 किलोग्राम, ये लड़की का वजन है 50 किलोग्राम, तो ये हो गया m 50 किलोग्राम, m गर्ल मान लो 50 किलोग्राम है, लेकिन बॉय का वजन कितना हो गया, 50 किलोग्राम का तो लड़का है लेकिन 20 किलोग्राम का पत्थर भी है, तो ये mb हमारे पास में मान लो हो गया 50 किलोग्राम प्लस 20 किलोग्राम, तो ये 70 किलोग्राम हो गया। तो यहां पर द्रव्यमान बढ़ गया, तो जब द्रव्यमान बढ़ जाता है तो त्वरण कम हो जाता है, मतलब अब फिर ये इतना स्पीड से पीछे नहीं जाएगा। मोटा आदमी बैठा है उसको धक्का मार रहे हो, अबे धीरे पीछे जाएगा, बल उतना ही है, लेकिन उतना ही बल इसको ज्यादा जोर से खसका सकता है, उतना ही बल इसको उतना जोर से नहीं खसका सकता। आ रही बात समझ में? इसको ऐसे समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, F/A बराबर m है,
या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m बराबर f बटा a है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, m व्युत्क्रमानुपाती है त्वरण के, मतलब द्रव्यमान जितना कम होगा, क्या कह रहा हूं मैं, मतलब है इसका ये कि द्रव्यमान जितना कम होगा त्वरण उतना ही ज्यादा होगा। द्रव्यमान, जितनी चीज हल्की होगी उतनी तेज जाएगी, जितनी चीज भारी होगी उतनी धीरे जाएगी। अरे सिंपल है ना, मैंने पृथ्वी को धक्का पीछे मारा, मैं तो आगे गया, पृथ्वी पीछे क्यों नहीं गई? जब बराबर बल लगा है दोनों पे तो मैं तो आगे जा रहा हूं, पृथ्वी क्यों नहीं जा रही? पृथ्वी भी पीछे खसक जानी चाहिए। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत 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 बड़ा है, तो उसका त्वरण तू सा भी नहीं है, ना के बराबर है ही नहीं। हमारा द्रव्यमान पृथ्वी के सामने तो क्या ही है, तो उस उतने बल से मैं तो आगे खसक सकता हूं क्योंकि मैं बहुत हल्का हूं। पृथ्वी नहीं हिलेगी, पृथ्वी बहुत भारी है। तो इसीलिए कारण है, जब ये आदमी बंदूक चला रहा है ना, तो ध्यान से नोटिस करेंगे, कंधे पे फंसाई इसने बंदूक, जैसे ही चलाई तो ये देखो थोड़ा पीछे गया, ऐसे हुआ बस। क्यों? बंदूक की गोली बहुत छोटी है, तो उस पर जो बहुत सारा बल लग रहा है उसको तो बहुत तेजी से ले जाता है, लेकिन उतना ही बल जब प्रतिक्रिया बल पीछे लगता है तो इसका द्रव्यमान ज्यादा है, उस बंदूक का भी द्रव्यमान है, इसका आदमी का भी द्रव्यमान है, तो त्वरण इतना ज्यादा नहीं है, बल तो उतना ही है। प्रतिक्रिया बल तो बराबर होगा, लेकिन त्वरण किस बात पर डिपेंड करेगा, वो कितनी तेजी से खसकेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितना भारी है। ज्यादा भारी है तो नहीं खसकेगा, बहुत हल्का है तो तेज खसक जाएगा पीछे। लेकिन फिर भी बंदूक चलाते वक्त ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के यूं करके चलाई जाती है, जैसे हमारी फिल्मों में दिखाते हैं ना, ठाव ठाव ठाव, ऐसे नहीं होता, पागल बना रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे गति के दूसरा और तीसरा नियम। आप जरूर बताना, हम तक अपनी बात पहुंचाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, लेक्चर कैसा लगा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा मजा आया होगा आपको गति के दूसरे और तीसरे नियम को समझने में। तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसी के जो इस पर आधारित टॉपिक्स पर जो उदाहरण हैं उनको करेंगे और फिर और आगे बढ़ेंगे। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे भी चलेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन को, खूब मजा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं आपसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।